हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल PYQ विद पंकज पे। ये हम लोग NCERT का महेश वर्णवाल का बुक है जिसमें से हम लोग भारत का भूगोल देख रहे हैं। तो आज हम लोग ये पूरा राष्ट्रीय उद्यान और आगे का पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि इसमें पूरा मैप से और पूरा ढंग से एक स्ट्रक्चर से समझाया गया है, तो आपको इस तरीके से जल्दी याद रहता है। देख लीजिए, इसमें यहाँ से अब शुरू करते हैं। तो भारत के देखिए 106 राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है। इसका देख लीजिए, यहाँ पे दिया है हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला देखिए, वृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश और सिंबल बारा भी, ये पांचों जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस नाम के अगर पूछ दिया कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में अगर देखते हैं तो सिटी फॉरेस्ट यानी सलीम अली, दच्छी ग्राम और किश्तवाड़, ये तीनों कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में है। अब उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए, तो इसमें जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी, ये सब हो गया कहाँ, उत्तराखंड में। सिक्किम में एगो है जिसको नाम है कंचनगंगा राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में दूगो है, एगो बेलापक्रम, बालपक्रम और एगो नोकरेक, ये दोनों मेघालय में है। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें माउलिंग है और नामदफा है। असम में भी है जो मतलब 5 ठो है। देखिए कौन कौन, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, मानस, नमेरी और ओरांग, ये सब राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नागालैंड में एक ठो है इंटाकी नाम के राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में 2 गो है, एगो किबुल लामजाओ, एगो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। फिर यहाँ देख लीजिए, हरियाणा में भी है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और एक ठो सुल्तानपुर। राजस्थान में देखिए, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान, मरुस्थलीय राजस्थान, केवलादेव राजस्थान, रणथंभौर और सारिस्का राजस्थान, ये राष्ट्रीय उद्यान यहाँ हो गया। यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और त्रिपुरा में भी 2 गो है, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान और बिसोन राष्ट्रीय उद्यान। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, मिजोरम में 2 ठो है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फवंगपुई नीला पर्वत, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है जो मिजोरम में है। बंगाल में 6 गो है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा, नोआरा वैली, सिंगालीला, सुंदरवन और जल्दपाड़ा, ये सब बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में 2 गो है, भितरकनिका और सिमलीपाल। छत्तीसगढ़ में 3 गो है, इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। तेलंगाना में 3 गो है, केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वंशस्थली और मुग्रावनी, ये तीनों तेलंगाना में है। फिर महाराष्ट्र में है चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये जिसको बोरी बिल्ली कहते हैं, गोगामल हो गया, फिर टडोबा हो गया, नवे गांव हो गया और पेंच हो गया, ये सब राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। MP में देख लीजिए 10 गो है, जरा में बांधवगढ़, पन्ना, फॉसिल, संजय, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, माधव, वन विहार, पेंच, डायनासोर और ये सब हो गया। और एगो कुन्नो, ये सब कहाँ है, तो ये सब मध्य प्रदेश में है। और झारखंड में एगो देख लीजिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। अब आगे देखते हैं, तो गुजरात देखिए, गुजरात में बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक हो गया, गिर हो गया, मैरीन हो गया, ये सब गुजरात में है। गोवा में महावीर या मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुंद्रेमुख, राजीव गांधी, जिसको नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। फिर तेलंगाना देख लिए थे कि केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, हरीना और एक मुग्रावनी। आगे देखते हैं, तो इसमें आंध्र प्रदेश में देखिए पापी कोंडा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर, ये तीनों हो गया आंध्र प्रदेश में। अंडमान निकोबार में भी देखिए बहुत सारा है, जैसे कैंपबेल, गलथिया, महात्मा गांधी मरीन, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट, उत्तरी बटन द्वीप, झांसी रानी मतलब मरीन राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक, साउथ बटन द्वीप, ये सब अंडमान निकोबार में है। केरल में राष्ट्रीय उद्यान देखिए तो अन्नाईमुड्डी, इराविकुलम, माथीकत्तन 16, फिर पराविकुलम 16, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु में देखते हैं तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी यानी अन्नामलाई, मुद्दुमलाई और मुकुर्थी, ये सब कहाँ है, मुकुर्थी भी तमिलनाडु में है। ये पूरा आपका मतलब मैप के जरिए समझाया गया था, नक्शा दे दिया था और उसी में आपका कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जो है। अब आगे देखते हैं, तो इसमें देखिए, विलुप्त हो रहे जो जीव हैं और पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किया है, नॉर्वे। अब हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं।
इसमें देखिए भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है, तो ये कोलकाता में अवस्थित है। फिर आगे देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो गया अंडमान निकोबार में। जीवाश्म नेशनल पार्क, तो ये एमपी में मंडला में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए तो ये 1974 में स्थापित हुआ था नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, 1974 में बना था। और नमदफा भी 1974 में अरुणाचल प्रदेश में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में, इसका परिवर्तित करके नाम मतलब राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। फिर नोकरे जैव मंडलीय क्षेत्र ये मेघालय में था। पहला राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो जिम कार्बेट उत्तराखंड वाला। रणथंभौर ये भी राजस्थान में है। अब हम लोग देखेंगे कि वन्य जीव अभयारण्य, ऊपर जितना पढ़े थे ये मैप वाला, ये था आपका राष्ट्रीय उद्यान 106 गो। अब देख लीजिए यहाँ वन्य जीव अभयारण्य, तो ये देख लीजिए कौन कौन है। जैसे आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है, कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, ये सब आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना में वन्य जीव अभयारण्य, तो ये नागार्जुन सागर जिसको श्रीशैलम भी बोलते हैं, प्राणहिता और किन्नेर सानी। उसी तरह से बिहार में वन्य जीव अभयारण्य तो बरेला झील, ये वर्तमान में अब सलीम अली जुब्बा सहन पक्षी विहार इसको कहते हैं। भीम बांध देखिए बिहार में है। फिर गौतम बुद्ध कांवर भी बिहार में है वन्य जीव अभयारण्य। फिर कांवर झील बिहार में है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। फिर वाल्मीकि है। फिर विक्रमशिला है। गंगा डॉल्फिन है। चंडीगढ़ में सुखना झील ये भी वन्य जीव अभयारण्य में आता है। छत्तीसगढ़ का अचान कमार और सीता नदी, ये दोनों। गोवा का भगवान महावीर या मोल्लम। गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फिर गिर हो गया वन्य जीव अभयारण्य। कच्छ के खाड़ी, नल सरोवर और नारायण सरोवर दोनों। फिर उसके बाद पूर्णा गुजरात में, जंगली गद्दा वाला भी गुजरात में। हिमाचल प्रदेश में तो चंद्रताल देखिए हिमाचल प्रदेश, पोंग डैम हिमाचल प्रदेश, रेणुका हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में चांगथांग शीत मरुस्थल, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर, ये सब जम्मू कश्मीर में है। झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य तो डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू और तोपचंची। कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान तो डांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली और ताल कावेरी, ये सब कर्नाटक में है। केरल में राष्ट्रीय उद्यान तो थडेक्कड़, इंडुक्की, नैयार, पेराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमाराकोम, ये सब केरल में है। अब आगे देख लीजिए, आगे देखिए यहाँ मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन है, तो मध्य प्रदेश में बोरी वन्य जीव अभयारण्य, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, उसके बाद में पन्ना, तातापानी, सोन, घड़ियाल, ये सब हो गया मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में फनसाड हो गया, बोर हो गया, कालसूबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेल घाट, नागझीरा पश्चिम महाराष्ट्र में। फिर पैनगंगा, उमरेद, कंडरहाला भी महाराष्ट्र में। उड़ीसा में वन्य जीव अभयारण्य देखिए तो भीतरकनिका, चिल्का वाला उड़ीसा में है, गहिरमाथा, नंदनकानन, सतकोसिया गॉर्ज और सिमलीपाल। पंजाब में हरिके झील, राजस्थान में माउंट आबू, सारिस्का, जवाहर सागर और राष्ट्रीय चंबल और वन विहार राजस्थान। फिर देख लीजिए यहाँ तमिलनाडु में कोडई कनाल, नेल्लई पॉइंट, कालीमर्रे, पुलिकट झील हो गया, सत्यमंगलम हो गया, कलक्कड़ हो गया, इंदिरा गांधी हो गया, वेदांतगल हो गया, ये सब तमिलनाडु में। यूपी यानी उत्तर प्रदेश में बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी और पटना पक्षी, ये सब यूपी में। दिल्ली में ओसला भाटी या इंदिरा प्रियदर्शनी, एक ही गो है दिल्ली में वन्य जीव अभयारण्य। अरुणाचल प्रदेश में पखुई, सेसा ऑर्किड, ये सब हो गया कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। असम में दीपोर बिल, पूर्वी कार्बी, फिर आमलांग हो गया और एक ठो लावो खोवा हो गया, ये असम में है। मिजोरम में दम्पा और थोराटलांग वन्य जीव अभयारण्य, थोराटलांग भी मिजोरम। सिक्किम में किताम और पांगोलखा, किताम और पांगोलखा। फिर त्रिपुरा में देख लीजिए तो त्रिपुरा में हो जाएगा गुमटी और सिपाही जाला। नागालैंड में फाकिम वन्य जीव अभयारण्य। उत्तराखंड में केदारनाथ। अब यहाँ देखते हैं कि भारत में पहला जो गिद्ध प्रजनन केंद्र था वो पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा राजभटखावा बंगाल में स्थित है। फिर आगे सिमलीपाल जो वन्य जीव अभयारण्य है ये उड़ीसा के मयूरभंज जिला में है। भरतपुर पक्षी विहार ये राजस्थान में है। ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और केवलादेव पक्षी जो विहार के नाम से भी इसको जानते हैं, भरतपुर वाला के।
फिर यूएनओ का जो महासभा हुआ था उसमें जैव विविधता दशक 2011 से 20 तक के दशक मानो 10 साल घोषित किया गया था। फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तो ये मध्य प्रदेश में है, 1968 में बना है। एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी स्टैग पाया जाता है तो दच्ची ग्रामबला में, जम्मू कश्मीर में है, कश्मीरी स्टैग मिलेगा। जंगली गधा कहाँ मिलेगा तो कच्छ के रण में मिलेगा। शेर के पूंछ वाला मकाऊ जो है मुख्यतः कहाँ मिलेगा तो ये साइलेंट वैली उद्यान केरल में शेर के पूंछ वाला मकाऊ मिलता है यहाँ, इस मतलब वन्यजीव अभयारण्य में। आगे देखिए मुद्दुमलाई पशु विहार तो ये कर्नाटक और केरल के सीमा पर है। फिर आगे केरल में पेरियार जो है ये हाथी अभयारण्य है और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। फिर मानस वन्य अभयारण्य ये असम में है। तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये मणिपुर में है, कीबुल लामजाओ नाम है। अब कुछ दिवस देख लीजिए, तो जैसे सबसे पहले पर्यावरण दिवस कब वानिकी दिवस है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। फिर आगे चलते हैं, विश्व वानिकी दिवस तो 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, अर्थ आवर दिवस तो ये मार्च का अंतिम शनिवार को, विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, बाघ दिवस 29 जुलाई को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, गैंडा दिवस 22 सितंबर को, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। अब हम लोग देखेंगे कि गर्म पानी अभयारण्य कहाँ है, तो ये असम में है, गर्म पानी का अभयारण्य दीफू में। क्वागा, क्वागा मतलब ये जो है वो किस पशु का विलुप्त प्रजाति है, तो जेबरा के एगो प्रजाति है क्वागा जो विलुप्त हो चुका है। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध थे। फिर कंचनजंगा जो राष्ट्रीय पार्क है, सिक्किम में है, 1977 में बना है कंचनजंगा। गिर वन जो है ये गुजरात राज्य में है। गिर वन जो है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। फिर देख लीजिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। यहाँ हिम तेंदुआ जो है वो भारत में कहाँ, तो सिक्किम में पाया जाता है। सारस जो है ये राजकीय पक्षी यूपी का है। नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात का है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मान्यता, तो 11 गो को। फिर गुजरात के कच्छ के रण में एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से, तो बन्नी ग्रास लैंड। ये मतलब गुजरात के कच्छ के रण में है, ये बन्नी ग्रास लैंड इसको बोल सकते हैं। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कै गो है, तो 18 गो है। आगे देखिए और बढ़ गया होगा, गूगल एक बार कर लीजिएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना 1973 में, इसका मतलब क्यों किया गया है, क्योंकि बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना था, इसलिए 18 को जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। तो देख लीजिए कौन कब कहाँ है और कि कब स्थापना हुआ है। तो सबसे पहले नीलगिरी बना था जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में 1986 में, तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में पड़ता है। नंदा देवी ये उत्तराखंड में है, 88 में स्थापना। नोकरे की मेघालय में है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये 88 में। फिर मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, 89 में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, 89 में। मानस ये असम में है, 1989 में। ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार में है, 89 में। सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, 1994 में। डिब्रू सैखोवा ये असम में है, 1997 में। दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, 1999 में। फिर पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है, 1999 में। कंचनजंगा सिक्किम में है, ये 2000 में। अगस्ता मलाई तमिलनाडु केरल में है, 2001 में। अचान कमार, तो अचान कमार जो है छत्तीसगढ़ में, अमरकंटक ये मध्य प्रदेश, दोनों की सीमा दोनों जगह है, 2005 में। फिर कच्छ के रण ये गुजरात में है, 2008 में। कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में है, 2009 में स्थापना। शेषाचलम ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये 2010 में स्थापना। पन्ना ये भी मध्य प्रदेश में 2011 में। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो नंदा देवी था तो ये उत्तराखंड में था। फिर कह रहा है कि
भारत के कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां विविध समुद्री पेड़ पौधा या जंतु को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है? तो ये अंडमान निकोबार में बनाया गया है। इधर देख लीजिए, भारत का पहला जो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र था नीलगिरी, इसको स्थापना तो हुआ था 1986 में, नीलगिरी का स्थापना 1986 में, लेकिन 2000 में इसको फिर यूनेस्को में शामिल कर लिया गया, यानी यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र, तो ये बिहार में है। कौन जिला में? तो पश्चिमी चंपारण में। अब आर्द्र भूमि हम लोग देखते हैं, रामसर समझौता हुआ था, रामसर ईरान में पड़ता है, तो उसमें 37 गो शामिल है भारत के आर्द्र भूमि। तो कौन कौन है इसे देख लीजिए। तो ये हो गया कि कोलेरू झील जो है ये रामसर साइट है, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दीपोर झील ये असम में पड़ता है। पोंग डैम, रेणुका और चंद्रताल ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है, जिसमें रेणुका सबसे छोटा है। आगे देखिए, वुलर झील, होकेरसर, सुरिनसर और मानेसर ये सब जम्मू कश्मीर में है। तसो मोरारी झील ये लद्दाख में है। अष्टमुदी आर्द्र भूमि केरल में है। सस्टम कोट्टा झील, वेम्बनाड कोल ये सब हो गया कहाँ? केरल में। फिर मध्य प्रदेश में एगो है राष्ट्र रामसर सम्मेलन में शामिल, सेकोची है, भोज आर्द्र भूमि है। लोकटक हो गया मणिपुर में। चिल्का झील और भितरकनिका उड़ीसा में। यहाँ देख लीजिए कि हरिके झील कहाँ है? पंजाब में। कांजली झील कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ पंजाब में। केशोपुर मियाँ पंजाब में। फिर ब्यास कंजर्वेशन पंजाब में, और नांगल वन्यजीव भी पंजाब में। अब राजस्थान में देखिए तो सांभर झील, केवलादेव ये दोनों रामसर साइट में शामिल है, तो ये भी राजस्थान में। पॉइंट काली मर्रे तमिलनाडु में। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में। अभी यूपी में देखिए तो यूपी में अपर गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी, पार्वती अर्गा पक्षी, फिर सम्मसपुर पक्षी अभयारण्य, फिर सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई हो गया, समन हो गया, ये सब यूपी का मतलब रामसर साइट है। बंगाल में देखिए तो बंगाल में सबसे बड़ा रामसर साइट है, सुंदरवन नाम है। फिर एगो पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि भी बंगाले में है। गुजरात में तो गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। महाराष्ट्र में तो ये नंदूर मधेश्वर हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र तो ये मन्नार की खाड़ी में है, और सबसे छोटा कहेगा तो ये डिब्रू सैखोवा असम में है। ये सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा था यहाँ मन्नार की खाड़ी में, ये रामसर साइट वाला। अब आगे देखते हैं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र वाला। अब यहाँ देख लीजिए कि बाघ आरक्षित क्षेत्र भी बना है, कि बाघ का संरक्षण किया जा सके, तो इसके लिए असम में देखिए कौन है बाघ वाला, तो ये काजीरंगा, मानस और नमेरी और ओरांग ये चारों जो है बाघ के लिए असम में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के, पखुई और कामलांग। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। तेलंगाना में कावल और अमराबाद बाघ मतलब क्षेत्र है तेलंगाना। बिहार में वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचानकमार, उदंती सीता नदी ये सब। झारखंड में पलामू। कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, ददेली अंशी, बिल्लगिरी और रंगनाथ। केरल में पेरियार और पराम्बिकुलम। मिजोरम में डम्पा। फिर मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डुबरी ये सब मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट बोलते हैं इसको मध्य प्रदेश को। फिर देख लिए महाराष्ट्र में कौन कौन बाघ वाला है, तो मेलघाट है, पेंच है, तडोबा दंधेरी है, सहाद्री है, बोर है, नागझीरा है। राजस्थान में तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स ये सब हो गया। यूपी में तो दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ ये सब यूपी में बाघ वाला है। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी यहीं आता है, इंदिरा गांधी भी। और ये कलक्कड़, मुंदुथेरी, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई और सत्यमंगलम ये सब बाघ आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु में है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट ये पहला बाघ रिजर्व है, और राजा जी भी कहेगा तो उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल तो ये बुक्सा और सुंदरवन। उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया बाघ आरक्षित क्षेत्र है। अब हम लोग देखते हैं कि वन्य जीव संरक्षण परियोजना, कि हम लोग जंगल के जैसे बाघ विलुप्त होने वाला है तो उसके संरक्षण के लिए हम लोग परियोजना चलाए थे। फिर गिद्ध के लिए, गिर के लिए, हाथी के लिए, इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं। तो बाघ परियोजना चला था 1973 में। एरा में बाघ की संख्या जो कमी हो रहा था उसको रोकना था और संख्या में वृद्धि करना था। फिर गिद्ध वाला चला था 2006 में, गिद्ध संरक्षण परियोजना। एरा में मतलब
तेज़ी से गिद्ध जो है उसको मतलब ख़त्म हो रहा था, उसको बचाना था। अच्छा, गिद्ध मर काहे रहा था? तो गिद्ध के मृत्यु का कारण था पशु को हम लोग डाइक्लोफिनेक नामक दवा दे रहे थे, और यही दवा के कारण खा के जब जानवर मर जाता था उसको उधर छोड़ देते थे, और वो गिद्ध फिर उस जानवर को खाता था, तो इससे उसकी भी मृत्यु होता था। इसीलिए गिर परियोजना, तो गिर परियोजना भी 1973 में चला है। ये गिर अभयारण्य केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू हुआ था। और गिर अभयारण्य है कहाँ? तो ये तो गुजरात में था, जूनागढ़ जिला में। ये गिर अभयारण्य पूछेगा कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये गिर अभयारण्य एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। 1973 में, याद रखिएगा। यहाँ मेन है कि परियोजना, और परियोजना कब चला से, तो हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुआ था। हाथी परियोजना जो है ये मतलब झारखंड के सिंहभूम जिला से शुरू किया गया है 1992 में। झारखंड से हाथी वाला शुरू हुआ है। एरा में क्षेत्र पेरियार देखिए हाथी के लिए है, मानस भी हाथी के लिए, काजीरंगा हाथी के लिए, और राजा जी, जिम कार्बेट, ये सब हाथी के लिए। कस्तूरी मृग कब चला है परियोजना? तो 1970 में। कस्तूरी मृग जो है ये उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में शुरू हुआ था, केदारनाथ से। कस्तूरी मृग केवल नर मृग में पाया जाता है। कस्तूरी जो मिलेगा ना वो नर मृग में, यानी पुरुष वाला मृग जो है उसमें मिलेगा। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर के सिक्किम तक मिलेगा आपको, ये वाला हिरन या मृग जो भी कहिए। फिर लाल पांडा 1996 में, तो विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में शुरू हुआ है। लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है, यही लाल पांडा। अब थामिन मृग परियोजना तो 1977 में चला है। थामिन मृग मणिपुर में पाया जाता है, विश्व के दुर्लभ स्तनधारी में से एक है ही थामिन मृग, मणिपुर में ही मिलेगा। अब कुछ और है, जैसे कछुआ पर संरक्षण केंद्र 75 में, उड़ीसा के भीतर कनिका में पाया जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका के कछुए की प्रजाति है। फिर गैंडा परियोजना कब चला? 1987 में। एरा में एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में मिलता है, ओकर एक ही गो सींग है। असम के मानस अभयारण्य और काजीरंगा बंगाल के जल्दपाड़ा में है, मेनली रूप से असम वाला मानस में। काजीरंगा भी मतलब मेनली रूप से है। अब घड़ियाल प्रजनन केंद्र तो 1975 में, ये भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहायता से 1975 में उड़ीसा से शुरू हुआ है। ये कुकरैल राजस्थान, ये सब में मतलब किया गया है। तो ये देख लिए पूरा, एक बार फिर देख लीजिए। बाघ 73 में, गिद्ध 2006 में, गिर 73 में, हाथी 92 में, कस्तूरी मृग 90 में, लाल पांडा 96 में, थामिन मृग 77 में, कछुआ संरक्षण 75 में, और गैंडा 87 में, और घड़ियाल 75 में। अब यहाँ देख लीजिए कि परवाल भित्ति 60 से 70 मीटर गहरे तक स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 या 21 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्र में रहता है। यानी 60 से 70 मीटर गहरा रहेगा ना जल, या फिर स्वच्छ रहेगा या कम लवण वाला जल रहेगा, ओकरे में रहता है। अब हम लोग देखेंगे अपवाह तंत्र यानी नदी उदी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें किसी नदी या उसकी सहायक नदी को अपवाहित क्षेत्र को हम लोग कहते हैं अपवाह तंत्र। ड्रेनिंग सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। भारत में सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का भाग है। फिर मानस जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र के है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम तो ये गोमुख से निकलता है, भागीरथी। लेह तो ये सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर रहता है लेह। यानी पूछेगा कि लेह बसा हुआ है तो सिंधु नदी के दाएं तट पर। फिर देखिए कि कौन दो नदी उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों एक ही जगह से निकलता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से। गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन है? तो कानपुर है। फिर गंगा के सहायक नदी जो उद्गम मैदानी भाग में हुआ है तो गोमती। फिर आगे देख लीजिए, ये आपका हो गया भारत, इसमें प्रमुख नदी और बांध। तो यहाँ देखिए ये आपका सिंधु नदी हो गया, फिर उसके नीचे झेलम हो गया, सिंधु के बाद झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर सतलज, ऐसे है।
ये आपका पूरा नदी सब दिया हुआ है, बांध दिया हुआ है, जैसे टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध, ब्यास नदी, सलाल परियोजना, सिंधु नदी, सांगपो नदी, लोहित नदी। आप देख सकते हैं राज्य बाई राज्य है, कौन राज्य में कौन सा बांध है से दिया है। यहाँ देखिए हीराकुंड बांध जैसे महानदी उड़ीसा में है, इसी तरह से सब दिया हुआ है। तिलैया मैथनी है झारखंड में। फिर और आगे देख लीजिए, ये सब कोयना बांध है महाराष्ट्र में, फिर नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, तुंगभद्रा है, फिर कावेरी नदी है, पेन्नार नदी है, वैगई नदी है, ये सब पूरा है। आगे नीचे दिया होगा कौन सा बांध कहाँ है। फिर देखिए गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ चलिए, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज तीनों का उद्गम स्थल तिब्बत में है। फिर केदारनाथ से रुद्र प्रयोग के बीच कौन सी नदी, तो मंदाकिनी, यानी मंदाकिनी से मतलब प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह जो है वो अलकनंदा की मुख्य नदी से रिलेटेड है। फिर बद्रीनाथ जो है ये प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा के तट पर है। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ हिमनद से है। दामोदर नदी जो है इसका सबसे बड़ी सहायक नदी हुगली है, दामोदर की सहायक नदी। हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी प्रवाहित, तो चिनाब, रावी और सतलज, हिमाचल प्रदेश से चलती है, चिनाब, रावी, सतलज। फिर सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करे वाला कोसी है। दामोदर ये छोटा नागपुर पठार में पलामू जिला से निकलता है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी में से तो जो निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है तो दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राज्य घाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर, तो बेतवा नदी पर है। अब देख लीजिए यहाँ कि भारतीय नदी प्रणाली 13 में हिमालयी नदी है, एगो प्रायद्वीपीय नदी। तो हिमालयी नदी में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब प्रायद्वीपीय नदी में एगो पश्चिमी घाट से निकले वाला, एगो विंध्य श्रेणी से निकले वाला। तो पश्चिमी घाट से निकले वाला कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार, और विंध्य श्रेणी से निकले वाला महानदी, नर्मदा और ताप्ती। ये हो गया। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें भारत में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा बांध, तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया, वो पुल है, बांध नहीं। बांध तो टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर। यहाँ देख लीजिए मतलब ये सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पर। नर्मदा और ताप्ती जो है इस समुद्र में गिरते समय एस्चुअरी बना देती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दूगो यही नर्मदा ताप्ती है, रिफ्ट वैली से जाती है। पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है। फिर अरब सागर में गिरने वाली दूगो तो नर्मदा ताप्ती, सोन और नर्मदा ये अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा किस दिशा में बहती है, तो पश्चिम दिशा की ओर। भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी यानी भूमिये में ख़त्म हो जाए वाला नदी तो ये हो जाएगा लूनी नदी। बिहार में त्रिवेणी नहर तो गंडक नदी से पानी आता है। यहाँ देख लीजिए कपिला नदी जो है किसका सहायक नदी है, तो कावेरी के। नदी के लंबाई अवरोही क्रम में देखते हैं तो गोदावरी, महानदी, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती। यानी गोदावरी सबसे ज़्यादा लंबा है 1465, नर्मदा 1312 है, उसके बाद महानदी 851 और ताप्ती 724। ये क्रम था। फिर दक्षिण भारत के नदी में जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसका है, तो गोदावरी का है, गोदावरी में ज़्यादा ना है। फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदी में से सबसे लंबी नदी तो गोदावरी ही है। हगारी ये किस नदी की सहायक नदी है, तो ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है, हगारी नदी। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम ये द्वीपों का निर्माण कावेरी नदी से करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल तो ब्रह्मागिरी पहाड़ी है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, पुद्दुचेरी से होकर प्रवाहित होती है। ये एगो देख लीजिए कि मंदाकिनी नदी जो है वो चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है और सोनप्रयाग और वासुकी गंगा में मिलकर आगे बढ़ती है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के प्रमुख नदी और मतलब उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, अन्य नदी से संगम कहाँ मिल के बनाती है और उसकी सहायक नदी कौन है, सेहू देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले है कौन, सिंधु नदी। तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है
अच्छा, ये जो है कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में जाके गिर जाती है या संगम बना लेती है। और इसके सहायक नदी सिंधु के कौन कौन है? सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, सिंगी जास्कर है, गरवच्चू है, श्योक है, सिगार है और गिलगित है। ये सब सिंधु के सहायक नदी है। अब आगे देख लीजिए सतलज, तो सतलज भी मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती है। आई जाके गिरती कहाँ है? तो सतलज सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। सतलज के सहायक नदी सिप्ती, वास्पा और ब्यास नदी। अब झेलम, तो झेलम बेरीनाग झील से निकलती है, कश्मीर के बेरीनाग से। आई चिनाब में जाके मिल जाती है झेलम। किशन गंगा, लींदार, कवरेस और पूंछ एक सहायक नदी है झेलम के। चिनाब नदी तो ये बारह लच्चा दर्रा से निकलती है। चिनाब को ही चंद्रा प्लस भागा कहते हैं। लाहुल में बारह लच्चा दर्रा के विपरीत भाग में चंद्रा प्लस भागा से बन जाती है चिनाब। और चिनाब जाके मिलती है झेलम से। और चिनाब के सहायक नदी रावी, चंद्रा, भागा ये सब हो गया। चंद्रा और भागा ही मिलाकर के चिनाब नदी बनाता है, ये भी याद रखिएगा। अब रावी देखिए, तो रावी निकलती है रोहतांग दर्रा से। अच्छा, रावी जाके मिलती है चिनाब नदी में। एक सहायक नदी भी चिनाबे है। ब्यास नदी ये भी रोहतांग दर्रा से निकलती है। आई जाके मिल जाती है ब्यास नदी सतलज से। ब्यास के सहायक नदी पार्वती, सैंज, तीर्थन और ऊहल। पार्वती ब्यास के सहायक नदी है। गंगा नदी ये निकलती है गोमुख से, केदारनाथ चोटी के गोमुख से। अच्छा, गंगा नदी जाकर के बंगाल के खाड़ी में गिरती है। गंगा के सहायक नदी अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये सब गंगा की सहायक नदी है। अब यमुना नदी देखिए, तो ये बंदरपूछ हिमानी, बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री से ही निकलती है। इलाहाबाद में गंगा नदी में ही जाकर के मिल जाती है। यमुना के सहायक नदी गिरी, असम है यमुना की सहायक नदी। चंबल यमुना की सहायक नदी। बेतवा, केन, टोंस ये सब चंबल के यमुना के सहायक नदी है। केन, टोंस। अब गोमती देख लीजिए, तो गोमती नदी यूपी के पीलीभीत जनपद से निकलती है। और गाजीपुर के निकट गंगा नदी में जाके मिल भी जाती है गोमती। गोमती के सहायक नदी में सई, जमकोई, बरना, गच्छई और चूहा नदी। घाघरा नदी तो तिब्बत के माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। राप्ती, शारदा और छोटी गंगट गंगा के घाघरा की सहायक नदी है। फिर देख लीजिए गंडक, तो गंडक की तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है। ये पटना के समीप सोनपुर नदी में जाके मिल जाती है। गंडक कौन नदी में मिलती है? सोनपुर नदी में, सोन नदी में। अच्छा, गंडक के सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूली गंगा। कोसी नदी, तो कोसी नदी जो है इस 7 धारा से मिलके बनती है। और इसको हम अरुण नाम से भी माउंट एवरेस्ट के पास जानते हैं। और कोसी निकलती है गोसाईनाथन चोटी से। कोसी मिलती है कहाँ? तो गंगा नदी में मिल जाती है। भागलपुर जनपद में जाके गंगा में मिल जाती है। कोसी के सहायक नदी सन कोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण नदी, फिर तामुर कोसी ये सब इसी का सहायक नदी है। कोसी का एक और नाम अरुण नदी भी कह सकते हैं। और कोसी 7 गो धारा से बनती है। अब चंबल नदी देख लीजिए, तो चंबल नदी एमपी मध्य प्रदेश के महू के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलती है। विंध्य पर्वत जो है उसी के जनापाव पहाड़ी से। चंबल नदी यमुना में जाके मिल जाती है, इटावा के पास। चंबल के सहायक नदी काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा। चंबल के सहायक नदी दूधी नदी। चंबल के सहायक नदी पार्वती, बनास, नेवाज, तीस्ता ये सब भी था। अब बेतवा नदी देखिए, तब बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। अब बेतवा यमुना में जाके मिल जाती है हमीरपुर के निकट। धसान और बीना नदी हो गया बेतवा की सहायक नदी। केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है, सतना जनपद में। अच्छा, केन नदी यमुना में जाके मिल जाती है। केन के सहायक नदी कयान, सोनार और उर्मिल। फिर सोन नदी देखिए, तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। आई गंगा नदी में आके मिल जाती है पटना के पूरब में। सोन के सहायक नदी महानदी, घग्घर नदी, गोपत नदी, रिहंद नदी, कांकर नदी और उत्तरी कोयली नदी। ये हो गया सोन के सहायक नदी। अब आ जाइए दामोदर नदी, तो ये छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है। ये फलुक्का के पास हुगली नदी में जाके मिल जाती है।
छोटा नागपुर से निकलेगी दामोदर और हुगली में मिल जाएगी। छोटा दामोदर के सहायक नदी में बराकर है, कोनार है और जमुनिया है। ब्रह्मपुत्र के सहायक कहाँ से निकलती है तो मानसरोवर झील के चेमयांगडुंग एगो हिमनद है, वहीं से निकलती है। आई मिलती है कहाँ तो ब्रह्मपुत्र मिल जाती है जाकर के गंगा में, ग्वालदों के निकट। अच्छा, ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी तो दिबांग नदी, लोहित नदी, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोश, धारला, तिस्ता ब्रह्मपुत्र के, फिर बरही, दिहांग, दिसांग, ये सब ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। अब देख लीजिए गोदावरी के, तो गोदावरी नासिक के पश्चिमी घाट में मतलब त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। आई बंगाल के खाड़ी यानी आंध्र प्रदेश के निकट में गिर जाती है, मिल जाती है। गोदावरी के सहायक नदी में प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी, ये सब गोदावरी के सहायक नदी है। अब देख लीजिए कृष्णा, तो कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। आई बंगाल के खाड़ी में ये भी जाके मिल जाएगी विजयवाड़ा के पास। कृष्णा के सहायक नदी में तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा और दूधगंगा, ये कृष्णा के हो गया। अब कावेरी देख लीजिए, तो कावेरी ब्रह्मागिरी पहाड़ी कुर्ग जिला में निकलती है। आई जाके भी बंगाल के खाड़ी में गिरेगी, तमिलनाडु में। कावेरी के सहायक नदी में देखिए हेरांगो, हेमावती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और नोयल, ये सब कावेरी की सहायक नदी है। फिर नर्मदा नदी तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। आई भरौच में अरब सागर में जाके गिर जाती है। नर्मदा नदी जो है बुढ़नेर, बंजर, शेर, तवा, कुंडा, ये सब सहायक नदी है नर्मदा के। शक्कर, हिरन नदी, बरना नदी, तिंदेसी, अर्रा, देव, गोई, नामोदास और सोमा देवी, ये सब नर्मदा नदी के सहायक नदी है। मेनली रूप से तवा ज़्यादा पूछता है। आगे देख लीजिए ताप्ती नदी, तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई पठार से निकलती है। ये खंबात के खाड़ी में गिरेगी और नर्मदा गिर रहा था अरब सागर में। अब ताप्ती के सहायक नदी देख लीजिए पूर्णा, निर्गा, बोरी, पंजरा और अनेर नदी। अब महानदी देख लीजिए, तो महानदी तो मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद में सिहावा से निकलती है। आई कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी और विरूपा नाम से दो धाराओं में बट करके बंगाल के खाड़ी में ही चल जाती है महानदी। महानदी के सहायक नदी में शिवनाथ नदी, हंसदो, मांड नदी, ईब नदी, जोंक नदी, कोयली नदी, शंख नदी, ओंग नदी, तेल नदी, ब्रह्मणी नदी, लीलागर नदी, मनियारी नदी, सुरही और अमनेर नदी, ये सब हो गया महानदी के सहायक नदी। अब हम लोग देखेंगे कि मतलब साबर नदी का जो उद्गम है ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है। ये खंबात के खाड़ी में जाके मिल जाती है साबरमती। ये हो गया पूरा। अब यहाँ से देखिए कुछ फैक्ट है, जैसे भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो माही नदी। सबसे ज़्यादा लवणीय नदी कौन सा, मतलब लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है तो ये बंगाल के खाड़ी का भाग है सब। फिर महात्मा गांधी सेतु जो है ये गंगा नदी पर बनल है, तो ये बिहार पटना में है। माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकल करके खंबात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी किसको कहते हैं तो हुगली नदी को कहेंगे। संकोश नदी किन 2 राज्यों की सीमा बनाती है तो असम अरुणाचल के। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये सब पंचनद के नाम से जानते हैं। झेलम नदी का उद्गम तो कश्मीर के बेरीनाग झरना से होता है। हिमालयी नदी 12 होती है जबकि प्रायद्वीपीय नदी मौसमी होती है। एडन नहर किस नदी से निकाला गया है तो एडन नहर दामोदर नदी से निकाला गया है। अब कुछ देख लीजिए नगर, जैसे कहेगा कि लेह नगर जो है वो कौन नदी पर बसल है तो सिंधु के तट पर था ना, दाएं तट पर। फिर कानपुर ये गंगा नदी के तट पर है। श्रावस्ती राप्ती नदी के तट पर है। कोटा चंबल नदी के तट पर। पटना गंगा, वाराणसी गंगे पर है। गया हम लोग जो हैं ये फल्गु नदी के तट पर है। दिल्ली यमुना नदी के तट पर। फर्रुखाबाद गंगा नदी के तट पर। बैतूल ताप्ती नदी के तट पर। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर। कुरनूल तुंगभद्रा नदी के तट पर। मथुरा यमुना नदी के तट पर। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। पुणे मुत्था नदी के तट पर। चेन्नई अड्यार के तट पर है, अड्यार नदी।
कोलकाता हुगली नदी के तट पर, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के तट पर, पंढरपुर भीमा, होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर, नेल्लौर पेन्नूरू नदी के तट पर, तंजावुर कावेरी नदी के तट पर और संबलपुर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। हैदराबाद देख लीजिए तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर, नासिक गोदावरी नदी के तट पर, फतेहपुर गंगा नदी के तट पर, सूरत ताप्ती नदी के तट पर, तिलैया बराकर नदी के तट पर, कटक महानदी के तट पर, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर, इटावा यमुना नदी के तट पर, मंगलौर नेत्रावती के तट पर, विदिशा बेतवा नदी के तट पर, प्रयागराज गंगा यमुना के तट पर। रुद्रप्रयाग किसको कहेंगे तो मंदाकिनी और अलकनंदा। देवप्रयाग तो भागीरथी और अलकनंदा, यानी अलकनंदा सभ्य में होता है। अगर मंदाकिनी जोड़े है तो रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग हो जाएगा जब भागीरथी है। जमशेदपुर तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर है, या खरकई नदी भी दे सकता है। ओरछा कौन नदी के तट पर है, बेतवा। भरूच ये नर्मदा नदी के तट पर। अयोध्या कौन नदी पर है, सरयू, जिसको घाघरा भी कहते हैं। विष्णुप्रयाग तो अलकनंदा के साथ कौन है, धौली गंगा, तो विष्णुप्रयाग हो जाएगा। रावत भाटा तो चंबल नदी के तट पर। जौनपुर गोमती नदी के तट पर। मंडी ब्यास नदी के तट पर। भरूच नर्मदा नदी के तट पर। पणजी मांडवी नदी के तट पर। बक्सर जो है वो गंगा नदी के तट पर है। नासिक गोदावरी के तट पर है। अब यहाँ देख लीजिए कि भुवनेश्वर जो है ये महानदी के तट पर है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है। बलिया गंगा नदी के तट पर। कन्नौज गंगा नदी के तट पर। लखनऊ गोमती नदी के तट पर। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर। अहमदाबाद साबरमती के तट पर। बेंगलुरु वृषभावती के तट पर। हाजीपुर गंडक नदी के तट पर। आगरा यमुना नदी के तट पर। भागलपुर गंगा नदी के तट पर। धुबरी ब्रह्मपुत्र के तट पर। सांची बेतवा के तट पर। मुंगेर गंगा के तट पर। ग्वालियर चंबल के तट पर। श्रीनगर झेलम के तट पर। मुरादाबाद रामगंगा के तट पर। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर। चंबा रावी नदी के तट पर। गांधी नगर साबरमती नदी के तट पर। नांदेड़ गोदावरी नदी के तट पर। मदुरै वैगई नदी के तट पर। हावड़ा हुगली नदी के तट पर। और अजमेर लूनी नदी के तट पर। अब यहाँ देख लीजिए गंगा नदी पर कौन कौन नगर है, जैसे फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर। एरा में सबसे बड़ा शहर कानपुर है, ये गंगा नदी के तट पर है। अब हम लोग देखेंगे कि जलप्रपात और झीलें। ये जलप्रपात और झील तो इसमें है कि कर्नाटक में गोकक जल जो है वो गोकक नदी पर है, यानी गोकक जलप्रपात जो गोकक वाटरफॉल्स गोकक नदी पर है। फिर और आगे देखिए हुंडरू जलप्रपात, तो ये हुंडरू जलप्रपात जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर है। सोमोरोरी झील तो ये लद्दाख में है। जोग प्रपात तो ये शरावती नदी पर है। फिर चिल्का झील उत्तरी सरकार तट ये सब उड़ीसा राज्य में है। फिर न्यागरा प्रपात तो ये चित्रकूट प्रपात के नाम से भी जानते हैं इसको, ये 455 मीटर ऊंचा है। चित्रकूट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर है, याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम झील तो ये गोविंद सागर झील हो गया। सबसे मतलब भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील तो ये सांबर झील राजस्थान। दूध सागर जलप्रपात तो ये पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक के सीमा पर मांडवी नदी पर है, यानी दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। अब कुछ ऊंचा जलप्रपात है और उसका मतलब कहाँ अवस्थित है से दिया है, ऊंचाई तो नहीं याद करिएगा तब वो चलेगा। जैसे कुंचिकल तो शिमोगा कर्नाटक में पड़ता है जलप्रपात। बारेही पानी जलप्रपात तो मयूरभंज उड़ीसा में है। दूध सागर जलप्रपात कर्नाटक गोवा में पड़ता है। मीनामुट्टी जलप्रपात वायनाड केरल में है। बरकाना जलप्रपात शिमोगा कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात शिमोगा कर्नाटक की भी है। खंडाधार जलप्रपात सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। पेंचालकोना जलप्रपात नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। कुन्ने जलप्रपात लोनार महाराष्ट्र में है। चेन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। नदी भी दे दिया है, कुछ जगह भी दे दिया है। अब देख लीजिएगा कि कौन नदी है कौन जगह है। चेन्ना जलप्रपात नर्मदा पर है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है, 100 मीटर ऊंचा है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में 98 मीटर ऊंचा है। चुलिया चंबल पे है। फिर शिवसमुद्रम कावेरी कर्नाटक में पड़ता है। कपिलधारा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। ककोलत बिहार में है जो 50 मीटर ऊंचा है।
अब आगे इधर हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कि धुआंधार जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर है। वंसुधारा जलप्रपात ये अलकनंदा तट पर है, अलकनंदा नदी पर है वंसुधारा जलप्रपात, याद रखिएगा। पुलिकट झील ये भारत के 2 राज्य में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। मीठा पानी के सबसे बड़ा झील बूलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत के प्रमुख झील जैसे वेम्बनाड झील कहाँ है तो केरल में है। चिल्का झील कहाँ है तो उड़ीसा में है। राजसमंद झील कहाँ है तो राजस्थान में है। पुलिकट झील कहाँ है तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है। सात ताल झील कहाँ है उत्तराखंड में है। अष्टमुद्दी झील कहाँ है केरल में है। फतेह सागर झील कहाँ है राजस्थान में है। डल झील कहाँ है जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील कहाँ है जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील कहाँ है मणिपुर में है। सांभर झील कहाँ है राजस्थान में। डिडवाना राजस्थान में। राकसताल उत्तराखंड में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड उत्तराखंड में। फुलहर यूपी में। देवताल उत्तराखंड में। हमीरसर गुजरात में। उदय सागर राजस्थान में। नागिन जम्मू कश्मीर में। लोनार महाराष्ट्र में सब झील है। फिर पेरियार केरल में। सूरजकुंड हरियाणा में। जयसमंद हरियाणा में। वूलर जम्मू कश्मीर में। मानसबल जम्मू कश्मीर में। हुसैन सागर तेलंगाना में। महाराष्ट्र का जो लोनार झील है ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुआ है, इसीलिए इसको क्रेटर झील भी बोल सकते हैं, ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है। अब देखिए कि भारत में जल संसाधन के स्रोत, जल को जो मिलता है तो पहला तो धरातलीय या पृष्ठीय जल जिसको कह सकते हैं, दूसरा भूमिगत जल हो गया, और तीसरा वायुमंडलीय जल, और चौथा महासागरीय जल। तो इसमें पहला देख लीजिए यहाँ से कि जो इंडिया का जो सिंचित क्षेत्रफल है उस मतलब सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत वर्ल्ड में पहला स्थान पर है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ का क्षेत्रफल सिंचित होता है इंडिया का पूरा वर्ल्ड में। फिर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई मतलब नलकूप है, तो इन नलकूप से द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई यूपी में होता है। नलकूप यानी जिसको कह सकते हैं डीजल मोटर ये सब हो गया वो। आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक किसको मानते हैं, तो ये सिविल इंजीनियर थे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को, इस सिंचाई प्रणाली के जनक है विश्वेश्वरैया। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखते हैं तो तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचित होने वाला तो तमिलनाडु होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश तब एमपी, यानी तालाब से सबसे ज़्यादा पटवन तमिलनाडु में। नहर प्रणाली की संकल्पना कौन दिया था, तो दिनसा जे दस्तूर ने दिया था। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसको ढंग से देख लीजिएगा। दिनसा जे दस्तूर। सिंचाई का मेन साधन तो कुआं और नलकूप है। सरहिंद नहर तो सतलज नदी से निकलता है। जल दिवस 22 मार्च को और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी भी राष्ट्रीय जल दिवस पूछेगा तो कोई नहीं बताएगा जल्दी। 14 अप्रैल को है, याद रखिएगा। ये तो अम्बेडकर दिवस, अम्बेडकर का कुछ जयंती है उस दिन है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल 5 राज्य में कहाँ, तो यूपी में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सिंचित है, फिर राजस्थान, तब पंजाब, एमपी, तब आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना तो जल संभर के विकास से रिलेटेड है। जल संभर विकास जो है हरियाली योजना से था, तो इसका क्या लाभ है, तो इसका लाभ था कि पीने और सिंचाई के लिए जल आपूर्ति हो जाता है, जैव विविधता में वृद्धि होता है, जल भराव में कमी और मृदा लवणता का ह्रास, फिर कृषि उत्पादन में उत्पादकता वृद्धि और वन कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार, रोजगार में वृद्धि, ये सब। अब यहाँ देख लीजिए इंदिरा गांधी नहर जो बना था तो 1958 में शुरू हुआ था, बने लगी। फरक्का नहर 40,000 क्यूसेक जल वहन क्षमता है इसका। विश्व का सबसे पुराना और विकसित नहर कौन है, तो भारत में गंग नहर जिसको कहते हैं, गंग नहर जो है ये सबसे पुराना और विकसित नहर व्यवस्था। गंग नहर का निर्माण सबसे पुराना है, एक मतलब 1927 में बना था ये। सारण सिंचाई नहर कहाँ है, तो गंडक नदी पर है। भारत में सिंचाई परियोजना के प्रकार देख लीजिए, तो एगो लघु सिंचाई होता है, एगो मध्यम सिंचाई होता है, देखिए नीचे होगा, एगो मध्यम सिंचाई, एगो वृहद सिंचाई। तो देखते हैं लघु में क्या होता है। लघु सिंचाई में है कि 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र का सिंचाई, एरा में कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर ये सब आता है। जैसे कुआं से होना या नलकूप से या डीजल से या तालाब से, ड्रिप से, स्प्रिंकलर से। और भारत में 62% सिंचाई जो है वो लघु सिंचाई परियोजना से ही पड़ता है। अच्छा, लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए 2006 में संचालित लघु सिंचाई को 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित किया गया है,
यानी राष्ट्रीय लघु सिंचाई कर दिया गया 2010 में। अब इससे मेन इम्पॉर्टेंट है कि 62% सिंचाई लघु से। अब मध्यम देख लीजिए, तो इसमें 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के, एरा में था कि 2000 हेक्टेयर से कम। अब 62% सिंचाई एरा में है कि 2000 से 10,000 हेक्टेयर, और इसमें नहरी सिंचाई प्रमुख है। एरा में नहर से होने वाला है, ये छोटी नहरों को इस वर्ग में रखते हैं। अब बृहद सिंचाई में आता है 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा। एरा में होता है कोची, तो ये बांध बना करके निकाला जाता है। यानी मध्यम में था कि नहर से, और ऊपर वाला में डीजल, तालाब, ये सब नलकूप ये सब था। और एरा में नहर से था, एरा में है कि बांध से। सामान्यतः बड़ी नहर या बहुउद्देशीय घाटी परियोजना को शामिल किया जाता है। अब बड़ी और मध्यम ये दोनों मिला करके, एक ई वाला एगो मध्यम, बृहत वाला एगो एक ऊपर वाला मध्यम, ये दोनों से 38%। अब खाली लघु वाला कर रहा था कितना, 62%। सोच लीजिए। अब आगे चलते हैं। भारत में सिंचाई का मेन स्रोत नलकूप है। इसके बाद अगर कुछ चीज़ होता है तो नहर से, उसके बाद तालाब से। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देखते हैं। जैसे भाखड़ा नांगल बांध है, तो ये कौन नदी पर है, सतलज नदी पर है। फिर उसके बाद में भाखड़ा नांगल जो है, ये कौन कौन राज्य की परियोजना है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में फैलल है। सरदार सरोवर परियोजना, तो ये गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। फिर दामोदर परियोजना, तो ये बंगाल और झारखंड में। फिर सरदार सरोवर बांध से सबसे ज़्यादा लाभ किसको, तो गुजरात को, और सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को। ओंकारेश्वर परियोजना, तो नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध उड़ीसा नदी पर। सबसे पुराना जल शक्ति, तो ये शिव समुद्रम है, हाइड्रो पावर। फिर तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, ये उत्तराखंड में है। नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना 2 राज्य में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य में विवादित है। मतलब पोलावरम जो सिंचाई परियोजना है, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवाद हो चुका है। पोलावरम उड़ीसा, छत्तीसगढ़। देने गांधी सागर बांध, तो ये चंबल परियोजना, चंबल नदी पर, चंबल परियोजना का ही भाग है गांधी सागर, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। जवाहर सागर बांध ये राजस्थान में है। टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। तिलैया, मैथन और बेलपहाड़ी बांध ये बराकर नदी पर है, झारखंड में। दामोदर घाटी निगम 1948 में बनना शुरू हुआ था, स्थापना 1948 में हुआ है। सतलज नदी पर जो बांध बनाया गया है, हिमाचल बांध, इसका मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछटी मिट्टी को रोकना था। फिर भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में स्थापना हुआ था। फिर और आगे देखिए, भारत में नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजना, जैसे सतलज नदी पर, तो ये भाखड़ा नांगल बांध, फिर नापथा झाकरी बांध और कोल बांध, ये सब सतलज नदी पर है। झेलम नदी पर किशन गंगा परियोजना और तुलबुल परियोजना दोनों झेलम पर है। कोल बांध था सतलज पर, और नापथा झाकरी भी, और भाखड़ा नांगल भी। भाखड़ा नांगल को अब गोविंद सागर कहते हैं। अब चिनाब नदी पर कौन कौन बांध है से देख लीजिए, जैसे सलाल बांध, दुल्हस्ती जिसको आस्किनी बांध कहते हैं, और बगलिहार बांध भी चिनाब नदी पर। रावी तो थीन बांध हो गया, चमेरा बांध रावी नदी पर। पोंग और हरिके बांध ब्यास नदी पर। टिहरी और फरक्का बांध गंगा नदी पर। लखवर ब्यासी बांध यमुना नदी पर। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर। कालागढ़ बांध को रामगंगा परियोजना भी बोलते हैं, तो रामगंगा नदी पर। घाघरा बांध घाघरा नदी पर। शारदा बांध शारदा नदी पर। त्रिवेणी के पास जो बैराज है वो गंडक नदी पर। कोसी परियोजना कोसी नदी पर। अब यहाँ से देख लीजिए, ये वाला, ये तो ऊपर देखिए लिए थे कि मतलब गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये तीनों चंबल नदी पर है। लेकिन गांधी सागर खाली एमपी में है, बाकी राणा प्रताप और जवाहर दोनों राजस्थान में। माता टीला बांध और राजघाट बांध ये बेतवा नदी पर है। फिर डेहरी में सिंचाई, बरास, बाणसागर, ये सब सोन नदी पर है। डिहरी सोन नदी के किनारे है भी, और बरास भी और बाणसागर भी। फिर पचेत हिल बांध, तिलैया बांध, कोनार बांध, अय्यर बांध, बरगेमो बांध और मैथान बांध, ये सब हो गया दामोदर नदी पर। फिर राजमुंदरी के निकट एनीकट बांध, एनीकट बांध गोदावरी नदी पर है। श्रीशैलम और नागार्जुन बांध ये कृष्णा नदी पर है। तुंगभद्रा बांध तो ये तुंगभद्रे नदी पर है। एनीकट बांध याद रखिएगा गोदावरी पर है। मेटूर बांध ये कावेरी नदी पर है।
महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध और अंकलेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध, ये सब नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर, अंकलेश्वर, इंदिरा सागर और महेश्वर। काकरापारा, उकाई बांध, ये दोनों ताप्ती नदी पर है। हीराकुंड बांध, तिरकापाड़ा बांध और बरोज बांध, ये महानदी पर है। बनकोवेरी बांध और कंदाना बांध, ये दोनों माही नदी पर है। वनकावेरी और कंदाना बांध माही नदी पर। अब आगे देखिए, पंचेश्वर जो परियोजना है ये भारत और नेपाल मिलकर के बना रहा है। उत्तराखंड के पिथौरा जिला में काली नदी पर बना रहा है। भारत और नेपाल पंचेश्वर बांध को पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में बना रहा है। पंचेश्वर उत्तराखंड और काली नदी पर। अब यहाँ देख लीजिए कि भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच नदी के समझौता भी हुआ है। जैसे शारदा नदी है तो ये नेपाल के साथ समझौता हुआ है। इसी को हम लोग महाकाली संधि कहते हैं, जो भारत और नेपाल के बीच में हुआ है शारदा नदी को लेकर के। शारदा समझौता उसको कह सकते हैं, या महाकाली नदी 1996 में। ये पंचेश्वर बहुत परियोजना में शामिल है न। पंचेश्वर अभी देखे थे नेपाल के साथ में, उत्तराखंड में। अब कोसी एगो हुआ था समझौता, ये भी नेपाल के साथ हुआ है, 1954 में हुआ था। 66 में फिर संशोधन भी हुआ। गंडक समझौता हुआ था संधि, नेपाल के साथ में गंडक भी है। ये मतलब 1959 में हुआ था गंडक बैराज निर्माण में। गंगा समझौता ये बांग्लादेश के साथ हुआ है, फरक्का में गंगा की भागीदारी को लेकर के 96 में हुआ था। फिर सिंधु नदी तंत्र, ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब के लेकर के पाकिस्तान के साथ में। इसी को हम लोग सिंधु नदी जल समझौता कहते हैं, 1960 में हुआ था। अब यहाँ देख लीजिए कि जलधाका, चुखा, ताला और मांग देहू, ये सब जो है ये जल विद्युत परियोजना, ये सब भूटान में है। चाहे जलधाका कहे या फिर चुखा कहे या फिर ताला, मांग देहू, ये सब जल विद्युत परियोजना भूटान में है। भारत के सहयोग से बना है। महाकाली संधि अभी देख लिए थे, भारत और नेपाल के बीच में 96 में। तेतुकू गंगा परियोजना ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, तेतुगु गंगा। फिर म्यूराक्षी परियोजना तो ये पश्चिम बंगाल के है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के है। जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय घाटी परियोजना, इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन तो सिद्रापोंग असम वाला है, सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन। फिर देख लीजिए कि जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए, जैसे कोसी मेची तो कोसी घाघरा, फिर गंडक गंगा, घाघरा यमुना, ये सब मतलब भारत में राष्ट्रीय जल, ये दोनों कोसी के और मेची के जोड़ल गया है। गंगा के, शारदा यमुना के, महानदी गोदावरी के। खाली ऐसी खाली देख लेना है, ये सब दे ले कि सब नदी को जोड़ल गया है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखे थे, यहाँ से देख लीजिए कि किशन गंगा जो परियोजना है जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर। मेजा बांध ये कोठारी नदी पर है, राजस्थान में है, ये बात याद रखिएगा। मेजा बांध राजस्थान में, कोठारी नदी पर। फिर बगलिहार बांध ये जम्मू कश्मीर में। सुइल परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में है, सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश। बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई के अलावे पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। हम लोग परियोजना क्यों बनाते हैं? बहुउद्देशीय से परियोजना, इस सब के कारण। फिर कल्पसर परियोजना ये गुजरात में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना चिनाब में है। तुंगभद्रा परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में है, जो मामल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी यानी कृष्णा के जो सहायक है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तुंगभद्रा परियोजना। कावेरी नदी तो जल बंटवारा विवाद है इसमें, कावेरी में है कर्नाटक और तमिलनाडु के, केरल पुदुचेरी भी है। विभिन्न राज्यों के बीच कावेरी जल का विभाजन देख लीजिए, तो तमिलनाडु कितना हिस्सा है, कर्नाटक कितना है, केरल और पुदुचेरी के इतनी सुने। TMC मतलब हो गया कुछ 1000 मिलियन क्यूबिक, यानी 1000 मिलियन क्यूबिक में मापते हैं ना जल की मात्रा, तो ऐसे है। यहाँ देख लीजिए कि जो नदियाँ हिमालय निर्माण के पूर्व से प्रवाहित होती आ रही है उसी को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। हिमालय के पूरब से निकल रहा है तो पूर्ववर्ती नदी। ये वीडियो 1 घंटा का लगभग में हो गया है, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 2 था,
एक और पार्ट आएगा, उसको आप देख लीजिएगा। इस तरह से पूरा आपका एनसीईआरटी का मतलब विश्व भारत का भूगोल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग भी रेस्ट करके देख लीजिए, इसीलिए 1-1 घंटा का बनाते हैं कि ताकि मतलब 3-4 घंटा लोग देखते हैं और देखेंगे भी तो समझ में फिर आगे नहीं आने लगेगा। इससे बढ़िया कि 1 घंटा का पार्ट वाइज वीडियो देख लीजिए। लास्ट में हम कंबाइंड भी कर देंगे वीडियो को। चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में कि ताकि और लोग भी जुड़ जाए। ठीक है, ये 1 घंटा का वीडियो हो गया। धन्यवाद।